Hello everyone and welcome to the channel Rainbow Classes. So student, today in this video we are going मौर्य एम्पायर। क्या हम पढ़ेंगे स्टूडेंट? आज हम पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं 10 क्वेश्चन की स्टूडेंट सीरीज़ लेकर के आती हूँ, तो 10 क्वेश्चन की ये स्टूडेंट मैं सीरीज़ लेके आई हूँ। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, किसके बारे में? मौर्य एम्पायर के बारे में नज़र आ रहा है। मौर्य का जो साम्राज्य था स्टूडेंट, वो कितना विस्तृत हुआ, इसके बारे में आपको इमेजेस के द्वारा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्टली जो आता है वो मैं हर बार वीडियो में डिस्कस करती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है क्योंकि यदि आप किसी क्वेश्चन को बार बार डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वो आपको मल्टीपल टाइम लर्न हो जाएगा, मल्टीपल टाइम उसके बारे में डिस्कशन करने से। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि चारों दिशाओं में जो मौर्य एम्पायर है, मौर्य साम्राज्य जो है वो किस तरीके से विस्तृत हो चुका है। देखिए, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ तक पश्चिमी एरिया की बात करी जाए तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कांधार, काबुल, मकरान, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, जो वर्तमान समय में जो किसको गांधार के नाम से भी जानी गई थी। और मैंने आपको बताया था पश्चिमी एरिया को लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य की, और जो सिकंदर का जो कौन था सेनापति, जिसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर था, जिसने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, मैंने आपको बताया था। तो जब देखा सेल्यूकस निकेटर ने कि वो हारने लगा, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की थी, मैंने आपको बताया था। और ये संधि जो हुई थी वो कब हुई थी? 305 में, मैंने आपको बताया था 305 में ये संधि हुई। तो इस संधि के बाद में जो सेल्यूकस निकेटर था, कौन स्टूडेंट? जो सेल्यूकस निकेटर था, कहीं पर इनका नाम सेल्यूकस ही होता है, ठीक है, और कहीं उनका फुल नाम क्या है? सेल्यूकस निकेटर है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जो थी हेलेन, उनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। इस तरीके से जो इनका संबंध था चंद्रगुप्त मौर्य से, एक व्यवहारिक संबंध बन गया। ठीक है, दामाद का और ससुर का इनका संबंध बन गया। तो इसमें पूछा जाता है ज़्यादातर मोस्टली, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, चारों दिशाओं में मौर्य साम्राज्य का जो है एकीकरण हो गया था। मौर्य साम्राज्य चारों दिशाओं में फैल गया था, लेकिन दो एरिया से थे साउथ के, दक्षिण में, जहाँ पर ये जो साम्राज्य जो है फैल नहीं पाया था। तो क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादा पूछा जाता है, तो कौन से ऐसे एरिया थे जो नहीं, जहाँ पर मौर्य साम्राज्य नहीं फैला था? तो पहले बात करें केरल, और दूसरा स्टूडेंट क्या है? तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु दो ऐसे एरिया थे जहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकी थी। ये मोस्टली पूछा जाता है। ओके, तो ये मैं यहाँ पर बार बार बताने की कोशिश इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर भी उठाकर देखेंगे तो उसमें मल्टीपल टाइम इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो हिस्ट्री टीजीटी की बात की जाए या फिर हिस्ट्री पीजीटी की बात की जाए। ओके, तो इसलिए इस क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं इसके बारे में। और देखिए, मैंने जो ये स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, ये आपको मैं बार बार क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज जैसे कि आपको नज़र आ रही है सामने राज्य चिन्ह, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये क्या है? एक राज्य चिन्ह है। ये क्या स्टूडेंट? जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये राज्य चिन्ह है। तो ये राज्य चिन्ह जो है अशोक के स्तंभ से लिया गया है, सारनाथ से। और इसमें जो है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, 4 इसमें सिंह हैं। ठीक है, एक बैक साइड में जो आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसके नीचे यहाँ पे लिखा जाता है सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ होता है? सत्यमेव जयते लिखा होता है। और ये सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। और मैंने आपको पढ़ाया था मुंडकोपनिषद जो है किस में है? अर्थवेद में। और मैंने आपको पढ़ाया था जो अर्थवेद को पढ़ने वाला पुरोहित होता है, उसको क्या कहा जाता है? बताइए। ब्रहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? ब्रहा कहा जाता है। इसके साथ साथ हमारे 3 और वेद हैं जो मैं बार बार वीडियो में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। क्या नाम था स्टूडेंट? ऋग्वेद। क्या था स्टूडेंट? ऋग्वेद की मात्रा नहीं लग पा रही, आप ध्यान कर लीजिएगा थोड़ा सा। ऋग्वेद, उसके बाद में क्या था स्टूडेंट? यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। क्या स्टूडेंट? सामवेद। तो देखिए, इनको जो पढ़ने वाले पुरोहित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सामवेद को पढ़ने वाला पुरोहित होते हैं, उसे कहते हैं उद्गाता। उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उदरवयु कहते हैं यजुर्वेद को पढ़ने वाले को। उसके बाद में ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है स्टूडेंट? होता। क्या कहलाता है? होता। देखिए, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, होता क्या चीज़? पुरोहित जो होते हैं उनको ऋग्वेद पढ़ने वाले को पुरोहित को होता कहा जाता है।
यजुर्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को ध्रुवयु कहा जाता है। अर्थवेद पढ़ने वाले जो कौन होते हैं, पुरोहित, उनको कहा जाता है ब्राह्मण। इसके अतिरिक्त सामवेद को पढ़ने वाला जो पुरोहित होता है उसको क्या कहा जाता है, उद्गाता। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं और समझते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके साथ आगे देखेंगे घनानंद। जैसा आपको पता था चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे। इसके साथ मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री होने का इन्हें जो है श्रेय क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता जो थी वो इन्हीं के द्वारा मिली। चाणक्य का जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको इनके कई सारे नाम भी बताए थे। चाणक्य के कौन कौन से नाम थे, विष्णुगुप्त, क्या स्टूडेंट, चाणक्य, विष्णुगुप्त, और क्या नाम था, कौटिल्य। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, बड़ी फेमस है, क्या नाम, उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम की बुक थी। इस अर्थशास्त्र नामक बुक को ही मैनुअल मान करके चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कौटिल्य ने यानी कि चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त ने जो है घनानंद को बीट किया था और नंद वंश का पतन हो गया था। नंद वंश की जो है क्या बोलते हैं पतन, और नंद वंश का जो अंत है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ, घनानंद को बीट करने के बाद हुआ। और जो चाणक्य थे उन्होंने अपने एक अपमान का बदला जो लिया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने वहाँ का राजा बनाने का संकल्प लिया था। जब मगध के राज्य में जब उस टाइम पर किसका राज शासन था, घनानंद का, तब ये क्या थे, तक्षशिला के क्या थे, चाणक्य थे, यानी कि टीचर थे। तो ये किसी कारण किसी वजह से जो है उनके वहाँ पहुँचे घनानंद के दरबार में। तो घनानंद ने इनको देखकर इनका बड़ा ही अपमान किया। तब से चाणक्य जो थे इन्होंने उस दरबार में, घनानंद के दरबार में, यानी कि मगध का जो शासक था उस समय, उन्होंने क्या संकल्प लिया अपने जीवन में कि मैं जो है इसको घनानंद जो है उसको मगध का शासक जो बना बैठा हुआ है उसको गद्दी से क्या करना है, उतारना है, और कोई ऐसा व्यक्ति चुनना है जिसके जो इसको बीट कर सके। और वही उन्होंने किया और उसमें उनको सफलता मिली, जिससे क्या हुआ, जो नंद वंश का क्या हुआ, अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन कहलाया, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आगे इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए सो लेट लेट्स गेट स्टार्टेड न्यू जो 10 क्वेश्चन की सीरीज़ इसको देखेंगे एक बार। देखिए सांची तो मैंने आपको बताया। देखिए हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 71। 10 क्वेश्चन की मैं सीरीज़ जो लेके आई स्टूडेंट, तो हम पढ़ेंगे 71 क्वेश्चन को, और 71 क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं 70 क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ, फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार रिकॉल करेंगे, समझेंगे, तो हमारे माइंड के अंदर ज़्यादा अच्छे से बैठेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मौर्यकालीन जो राज की मुद्रा थी उसको माना गया था पर्ण। ये तो आपको ध्यान ही है, क्या कहा गया था, इसको पर्ण कहा गया था। क्या कहा गया था, पर्ण। ठीक है, क्या कहा गया था, पर्ण कहा गया था। इसके साथ एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि जो निष्क था, जो हमने सिंधु सभ्यता जब पढ़ी थी, सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या था, सैंधर्व सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, गले में पहनने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है, निष्क कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि गले में पहनने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है, निष्क कहा जाता है। निष्क जो है कहाँ पर पहनने वाला आभूषण है, पैर में, हाथ में, इस तरीके से क्वेश्चन आता था। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से हमें क्या करना है, समझना है, और निष्क और पर्ण दोनों को समझना है। इसके साथ साथ उस पर क्या क्या अंकित था ये भी समझना है। इसके साथ साथ वो जो है उनका जो वेट जो था, उनका जो वज़न था कितना था, ये भी समझना है, और क्या चीज़ उन पर अंकित थी। जैसे कि लिखा हुआ है पीपल, क्या लिखा है स्टूडेंट, पीपल, सूर्य, चंद्र और मयूर। पीपल, सूर्य, चंद्र और मयूर। देखिए एक बार, पीपल, सूर्य, चंद्र, मयूर और बैल और सर्प। इसको आप एक ट्रिक से अपने माइंड के अंदर सेट कर लेंगे, तो ये सब चीज़ें जो थी पर्ण पर मौजूद हुआ करती थी, उस पर अंकित हुआ करती थी, खुदे हुआ करता था उस पर ऊपर। पर्ण जो था राजकीय मुद्रा थी, हमने समझ लिया, राजकीय मुद्रा थी पर्ण, राजकीय मुद्रा थी पर्ण। इसके साथ एक चीज़ और बताई हमने कि पर्ण राजकीय मुद्रा होने के साथ साथ यहाँ पे बात की गई इसके वज़न के बारे में, उनके वेट के बारे में। तो 3/4 ये जो है तोले गए चांदी के बराबर सिक्का हुआ करता था। इसके साथ सोने के जो सिक्का था उसको निष्क कहा जाता था, किसमें,
अगर सिंधु घाटी सभ्यता का आएगा तो उसके अंदर आएगा निष्क जो है गले में पड़ने वाला आभूषण है, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। और यहाँ पर निष्क जो है एक सोने के सिक्के को कहा गया है, किसमें, मौर्य काल में। माशक और कांकड़ी जो है तांबे का सिक्का हुआ करता था। माशक और कांकड़ी क्या हुआ करता था, तांबे का सिक्का हुआ करता था। माशक जो है चांदी के पण का 116वां भाग हुआ करता था। माशक जो है चांदी के पण का एक का 16वां भाग हुआ करता था, 1/16 का भाग हुआ करता था। ये हो गया हमारा रिकॉल क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है स्टूडेंट 71 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 71 की एक्सप्लेनेशन को दोबारा से रीड कर लेंगे। मौर्य काल में जो राजकीय मुद्रा थी स्टूडेंट, उसे क्या कहा गया, पण कहा गया। क्या गया स्टूडेंट, पण कहा गया। इसके वजन की बात की जाए तो ये 3/4 तोले का हुआ करता, चांदी के बराबर सिक्का था। इसके ऊपर जो ये सिक्का था, उस पर क्या हुआ करता था, पीपल, सूर्य, चंद्र, मयूर और बैल और सांप खुदे हुआ करते थे। बात किया सोने के सिक्के की, तो सोने के सिक्कों को निष्क कहा जाता था और सुवर्ण कहा जाता है। इसके साथ मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधर्व सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो वहाँ पे निष्क जो था गले में पहनने वाला आभूषण हुआ करता था। क्या हुआ करता था, गले में पहनने वाले आभूषण को निष्क कहा जाता था। आगे इसमें क्या हुआ दिया, माशक, क्या दिया उसमें, माशक दिया हुआ है। माशक और काकड़ी तांबे का सिक्का होता था। माशक और कांगड़ी क्या होता था, तांबे का सिक्का होता था। ये भी पूछा जाता कि तांबे के सिक्का का नाम क्या था, तो माशक या फिर काकड़ी हुआ करता था। माशक जो था चांदी के पण का 116वां भाग था। माशक जो था चांदी के पण का 116वां भाग था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 71 पर। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड 10 क्वेश्चन सीरीज। ओके, 71 में लिखा हुआ निम्न में से कौन सा मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था। निम्न में से कौन सा शासक जो था आजीवक मत का समर्थक था। कौन सा स्टूडेंट, आजीवक मत के समर्थक की बात की गई यहाँ पे, आजीवक मत के समर्थक की बात की गई है, ठीक है। पहले ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य। बी में लिखा हुआ सैंपड़ती। तो एक बार जूम कर लो इसको, अच्छा से ध्यान पड़ेगा। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, ठीक है। दोबारा से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था, तो पहले लिखा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। बी में लिखा हुआ सांपड़ती। उसके बाद में सी में क्या लिखा हुआ, दशरथ। और डी में क्या लिखा है, जालक। क्या लिखा है स्टूडेंट, 71 में लिखा है जालक। तो यहाँ पे इसका पूरा नाम जो है जालौक होता है, ओ की मात्रा होती है जालौक, ठीक है। तो बात की जाए इसके राइट आंसर की इसमें पूछा गया आजीवक मत का समर्थक कौन था, तो राइट आंसर पे यदि आए तो इनका राइट आंसर क्या होगा, दशरथ। क्या होगा स्टूडेंट, दशरथ। दशरथ जो था आजीवक मत का क्या था, समर्थक था। दशरथ आजीवक मत का समर्थक था। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ लेंगे। मौर्य शासक दशरथ आजीवक मत का समर्थक था। उसने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं बनाई। पहली गुफा कौन सी थी, लोपी। दूसरी क्या थी, लोमर्षि। और तीसरी जो थी उसका नाम क्या था, वाड़थिका। क्या था, वाड़थिका गुफा का निर्माण करवाया था। इन गुहा लेखों की भाषा जो थी कैसी थी, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि थी। इन गुफा लेखों की जो भाषा की थी कैसी थी, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। आगे इसके फैक्ट को समझते हैं। एक बार लिखा हुआ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट लिखे हुए हैं इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अशोक ने बराबर की पहाड़ी, जो कि बराबर की पहाड़ी कहाँ है, वर्तमान समय बिहार में स्थित है। तो बराबर की पहाड़ी में अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष क्रमश 2 गुफाओं, जिनका एक का नाम है सुदामा गुफा और दूसरी का नाम है कर्ण चौपार गुफा, आजीवक संप्रदाय को दान में दे दी थी। अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष अशोक ने एक अन्य गुफा बनाई थी जिसको कहा जाता है विश्व झोपड़ी गुफा। मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, आपको ध्यान हो, मैंने कहा था वर्ल्ड हट, ठीक है। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड हट के बारे में। तो उसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने ही करवाया था। तो उन्होंने अपने राज्याभिषेक के कब करवाया था, 12वें वर्ष, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष करवाया था। आगे फैक्ट को समझते हैं। अशोक के पुत्र जिनका नाम था जालौक। अशोक के पुत्र का नाम था जालौक कश्मीर के इतिहास में शैव धर्म के प्रचार तथा बौद्धों के उत्पीड़क के रूप में प्रसिद्ध थे। यानी कि इनकी जो है शिव की प्रतिमा, शिव में आस्था रखते थे। कौन स्टूडेंट, अशोक के बेटे जिनका नाम था क्या, जालौक। और ये क्या करते थे, बौद्ध धर्म जो है इनको
पसंद नहीं था। ये बौद्ध धर्म के उत्पीड़क यानी कि आलोचक के रूप में फेमस थे। ठीक है, तो देखिए फादर ने कौन सा धर्म को अपनाया और पुत्र ने किस धर्म को अपनाया। ठीक है, एक बार दोबारा से इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन। मौर्य शासक जिनका नाम था दशरथ, ये क्या थे, आजीवक मत के समर्थक थे। और ये दशरथ कौन थे, स्टूडेंट, दशरथ जो थे स्टूडेंट, ये किसके बेटे थे, दशरथ जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। किसके बेटे थे स्टूडेंट, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। देखिए एक बार दोबारा से, पता नहीं कंपनी के मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, बड़ी परेशानी है। मौर्य शासक दशरथ आजीवक मत के संप्रदायक थे। और ये दशरथ कौन थे, अशोक के पुत्र थे। उन्होंने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं, किसने स्टूडेंट, दशरथ की यहाँ बात हो रही, दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाएं, पहली गुफा का नाम क्या था, लोपी, दूसरी का नाम लोमर्षि, तीसरी का नाम था वडथिका गुफा का निर्माण करवाया था। इन गुहा लेखों की जो भाषा थी वो कैसी थी, प्राकृत या फिर उसे कहा जाए ब्राह्मी लिपि थी, प्राकृत या फिर ब्राह्मी लिपि थी। अशोक ने बराबर की पहाड़ी जो कि कहाँ थी, वर्तमान समय में बिहार में स्थित थी, अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष कर्म से 2 गुफाओं, वो कौन कौन सी थी 2 गुफा, पहली थी सुदामा गुफा और दूसरी थी कर्ण चौपार गुफा, आजीवक संप्रदाय को दान में दे दी, आजीवक संप्रदाय को जो है दान में दे दी थी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो इनके जो बेटे थे अशोक के, तो अशोक के जो बेटे थे इनका नाम था दशरथ, उन्होंने भी गुफाएं बनवाई। इनका नाम था पहला लोमहर्षि, क्या नाम था स्टूडेंट, पहला क्या था इनका नाम, गोपी, लोमहर्षि और वडतिका। ये किसने इनका निर्माण करवाया था अशोक के बेटे दशरथ ने। ठीक है, और अशोक ने जिनका करवाया था, जिन गुफाओं का निर्माण, उसमें कौन सी थी, सुदामा। पहले कौन सी थी स्टूडेंट, पहली थी कौन सी, सुदामा, जिसका अशोक निर्माण करवाया था। उसके बाद में कर्ण चौपार जो थी वो दूसरे नंबर की थी, अशोक ने इसको निर्माण करवाया था। ठीक है, तो सुदामा और कर्ण चौपार जो 2 गुफाएं थी, उन गुफाओं को इन्होंने आजीवकों को दान में दे दिया था। किसको दे दिया था, आजीवकों को दान में दे दिया था। और आजीवक संप्रदाय को ही इनके बेटे जिनका नाम था दशरथ, उन्होंने इस धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। आजीवक संप्रदाय को जो है उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। अपने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष अशोक ने एक अन्य गुफा बनाया जिसको विश्व गुफा के नाम से जानते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, गुफा, जिसको विश्व झोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से फैक्ट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा था कि विश्व गुफा का निर्माण किसने करवाया है। तो विश्व गुफा का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने करवाया है। अशोक के पुत्र जिनका नाम क्या था, जालौक। इनके 2 पुत्र थे। अशोक के पुत्र जालौक कश्मीर के इतिहास में जो है शैव धर्म के प्रचारक तथा बौद्ध के उत्पीड़क के रूप में प्रसिद्ध थे। बौद्धों के क्या, उत्पीड़क के रूप में प्रसिद्ध थे। अशोक के पुत्र स्टूडेंट जिनका नाम क्या था, जालौक था, कश्मीर के इतिहास में शैव धर्म के प्रचार तथा बौद्ध के उत्पीड़क के रूप में प्रसिद्ध थे। और जो दशरथ जो है मौर्य शासक, ये जो है मौर्य शासक है, ना कि अशोक के पुत्र। ठीक है, अशोक के पुत्र का नाम क्या स्टूडेंट, जालौक है। क्या स्टूडेंट, जालौक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मौर्य शासक, तो मौर्य शासक कौन हुए, दशरथ हुए। ठीक है, आजीवक मत पूछा गया है, तो ये यहाँ आजीवक मत से संबंधित कौन है, जबकि जालौक शैव धर्म से संबंधित अभी हमने पढ़ा, किससे पढ़ा, शैव से संबंधित थे। और बौद्ध धर्म से जो है कौन संबंधित थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आगे देखेंगे 71 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या स्टूडेंट, सी है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 72 को समझते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा गया है, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 72। पहले में देखें क्या लिखा हुआ है, किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को दान में दे दिया। क्वेश्चन पूरा देख लीजिए क्योंकि आप फिर परेशान होंगे। देखिए एक बार क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को किसने दान में दे दिया। अभी हमने क्या बताया था कि आजीविकों को दान में दिया था नागार्जुनी पहाड़ियों को, तो किसने दिया था, पहले क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, कुरान। क्या लिखा है स्टूडेंट, कुरान। और बी में क्या लिखा हुआ, संप्रति। सी में क्या लिखा हुआ है, दशरथ। और डी में क्या लिखा हुआ है,
इंद्रपलित। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था अभी, नागार्जुनी पहाड़ियों के बारे में। तो राइट आंसर की बात करें, देखिए लिखा हुआ यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन में, पहली लाइन में लिखा हुआ नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय, तो किसने दिए थी, दशरथ ने। और ये क्या था, दशरथ आजीवक मत के समर्थक थे और मौर्य क्या थे, शासक थे, मौर्य शासक थे। तो राइट आंसर भी यदि जाएँ क्वेश्चन नंबर 72 के, तो 72 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, सी, यानी कि राजा दशरथ। नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीवक को इन्होंने दान में दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 72 का क्वेश्चन होता है यहाँ पर कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है एक्सप्लेनेशन में, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो क्या थी, अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो क्या थी। पहला क्या लिखा हुआ है, ब्राही, बी में लिखा है खरोष्टी और सी में लिखा हुआ पाली। सी में क्या लिखा है स्टूडेंट, पाली, और डी में लिखा है प्राकृत। डी में क्या लिखा है स्टूडेंट, प्राकृत लिखा हुआ है। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं दोबारा से। अशोक के अभिलेखों की, इसमें इन्होंने लैंग्वेज पूछी है। अशोक के जो अभिलेख हैं स्टूडेंट, उनके अभिलेख जो उनकी जो भाषा है वो पूछी गई है। तो बात करें इनके अभिलेखों की, तो अभिलेख इसमें कौन कौन से हैं जो मोस्टली किस भाषा में है। पहला क्या लिखा है स्टूडेंट, ब्राही, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, खरोष्टी, तीसरे में लिखा पाली, चौथे में लिखा हुआ है प्राकृत। तो राइट आंसर भी यदि जाए क्वेश्चन नंबर 73 के, तो राइट आंसर होगा 73 का प्राकृत। क्या स्टूडेंट, अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में हैं, तो वो हैं प्राकृत। किस में स्टूडेंट, प्राकृत में हैं। तो 73 के राइट आंसर की बात करें तो 73 का राइट आंसर होगा स्टूडेंट डी, यानी कि प्राकृत। ठीक है, चलते हैं 73 की एक्सप्लेनेशन को और समझते हैं। देखिए 73 की एक्सप्लेनेशन में जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, वह जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा 73, देखिए आपको नजर आया 73 में क्या दिया हुआ, प्राकृत। एक्सप्लेनेशन को समझते हैं एक बार। अशोक के इतिहास में मुख्यतः हमें अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उनके अभिलेख जो हैं 3 भागों में विभाजित हैं। कि अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या है, शिलालेख, दूसरा क्या है, स्तंभ लेख, तीसरा क्या है, गुहालेख, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। शिलालेख जो हैं, शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर से प्राप्त किए गए हैं। पहला देखिए लिखा हुआ शाहबाज गढ़ी, ठीक है। तो मैंने आपको ध्यान हो शाहबाज गढ़ी, तो मैंने आपको पढ़ाया था शाहबाज गढ़ी के बारे में। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, शाहबाज गढ़ी जो है आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाया था शाहबाज गढ़ी के बारे में। तो शाहबाज गढ़ी स्टूडेंट कहाँ है, पाकिस्तान के पेशावर में। शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान के पेशावर में। उसके बाद मैंने आपको बताया था मानसेरा, मानसेरा जो है हज़ारा ज़िले में स्थित है, मैंने आपको पढ़ाया था। इसके साथ साथ लिखा हुआ कालसी, तो मैंने आपको पढ़ाया था पानीपत के अंदर जगह, इसको क्या कराया था स्टूडेंट, देहरादून, तो देहरादून में कालसी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कालसी जो है इसकी जो लिपि है वो क्या है, ब्राही लिपि है। उसके बाद में क्या है, गिरनार, जो मैंने आपको पढ़ाया था, गांधी जी का जन्म जो हुआ था कठियावाड़ में, गुजरात में। तो गिरनार जो है स्टूडेंट कठियावाड़ गुजरात में। इसके साथ साथ धौली जो है, जो धौली है उसको मैंने आपको बताया था उड़ीसा के पुरी में है। उड़ीसा के स्टूडेंट पुरी में मैंने अस्थित बताया था आपको। इसके साथ मैंने आपको पढ़ाया था जौगढ़, तो जौगढ़ की बात मैंने आपको बताई थी कि उड़ीसा के गंजाम में स्थित है। जौगढ़ जो स्टूडेंट उड़ीसा के गंजाम में स्थित है आपको बताया था। उसके बाद बताया था मैंने एर्रागुड़ी बताया था। तो एर्रागुड़ी जो बताया था मैंने आपको, वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, जो कि पूर्वी एरिया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश में क्या, एर्रागुड़ी। उसके बाद में सोपारा की बात की तो मैंने आपको सोपारा जो बताया था, सोपारा जो है महाराष्ट्र के थाना ज़िले में स्थित है, यदि आपको ध्यान हो। सोपारा क्या है, महाराष्ट्र के थाना ज़िले में, ठीक है। यदि आपको इन सब की डिटेल में पढ़ना तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा रिवीजन इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर सेट हो जाए, ओके। आगे लिखा हुआ अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है। यहाँ पे अधिकांश पूछा जाएगा तो प्राकृत में लगाएंगे यदि पूछा जाएंगे, यदि और क्वेश्चन देखना है आपको कि क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन पूछने की वैरायटी क्या है, ठीक है। उसका क्वेश्चन का जो वे ऑफ क्या है, उसका तरीका क्या है, उसमें क्या पूछा गया, उसका मीन्स क्या है, ठीक है। अभिलेख प्राकृत और ब्राही लिपि में लिखे गए हैं, ज़्यादातर किसमें लिखे गए, प्राकृत, उसके बाद में ब्राही लिपि में लिखे गए हैं।
केवल 2 ही अभिलेख ऐसे हैं जिसके अंदर शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख, जिसकी जो लिपि है वो कैसी है, बिराही ना होकर के कैसी है, खरोष्टी। शाहबाजगढ़ी और इसके बाद में क्या है, मानसेरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख जो है उसमें है, खरोष्टी लिपि में है। और बात की जाए तक्षशिला सॉरी तक्षशिला से अरमेइक, तक्षशिला जो है स्टूडेंट वहाँ से अरमेइक लिपि में लिखा गया एक शिलालेख पाया गया। एक भग्न अभिलेख है जो कि शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमेइक लिपि में लिखा गया है। द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा में अभिलेख जो लिखा गया है उसको बोला जाता है लगमान नामक स्थान से अरमेइक लिपि में लिखा गया है। अशोक का ये जो अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए अशोक के यहाँ पर किसकी बात की गई, अभिलेखों की बात की गई है। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले अभिलेख इनका सबसे है पहले जो है उसको बोलते हैं शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा क्या है, गुहालेख, ठीक है। इन स्तंभों इनके गुहालेख, स्तंभ लेख और शिलालेख की बात की, इनको ही आधार बनाकर इन्होंने समाज में मोरल वैल्यूज़ लोगों के अंदर डेवलपमेंट करने की, ठीक है, उसके साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट करने का एक इनका प्रयास रहा था, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ठीक है। लिखा हुआ है शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यदि आपको ध्यान है, मैंने प्रीवियस वीडियो जो आपको पढ़ाई थी तो उसमें ये चीज़ थी, मैंने आपको बताया था शाहबाजगढ़ी, क्या स्टूडेंट, शाहबाजगढ़ी मैंने आपको पढ़ाया था, पेशावर ज़िले में है। उसके बाद आपको पढ़ाया था स्टूडेंट मैंने मानसेरा, जो मैंने आपको पढ़ाया था हज़ारा ज़िले में है। इसके साथ मैंने आपको बताया था कालसी जो कि देहरादून ज़िले में स्थित है। उसके बाद मैंने बताया था गिरनार जो कि गुजरात, जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था, काठियावाड़ में स्थित है। उसके बाद मैंने बताया था धौली, क्या बताया था, धौली बताया था। तो मैंने आपको बताया धौली जो है उड़ीसा के पुरी में है। और कलिंग जो है वो कहाँ है, वो भी कलिंग जो है वो कहाँ है, उड़ीसा में ही है। तो धौली कहाँ है स्टूडेंट, उड़ीसा के पुरी में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्टूडेंट, उड़ीसा के पुरी में। उसके बाद की जाए जौगढ़ की, किसकी स्टूडेंट, जौगढ़ की अगर बात की जाए तो ये उड़ीसा के गंजाम में। धौली और जौगढ़ जो है दोनों ही उड़ीसा में स्थित हैं, लेकिन धौली जो है वो पुरी ज़िले में स्थित है। इसका डिस्ट्रिक्ट धौली का जो उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट जो है पुरी में है। बात करें जौगढ़ की तो जौगढ़ जो है उड़ीसा के गंजाम में स्थित है। कहाँ पे स्टूडेंट, जौगढ़ जो है उड़ीसा के गंजाम में स्थित है। बात की जाए एर्रागुड़ी की, किसकी स्टूडेंट, एर्रागुड़ी की यदि बात की जाए तो एर्रागुड़ी जो है आंध्र प्रदेश, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले में है। कहाँ पे है, कुरनूल ज़िले में। उसके बाद में किसकी बात की जाए, सोपारा, सोपारा जो है वो कहाँ स्टूडेंट, महाराष्ट्र के थाना ज़िले में, महाराष्ट्र के थाना ज़िले में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वो किस में लिखे गए हैं, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्राही लिपि में लिखे हैं। प्राकृत और ब्राही दोनों ही लिपि में लिखे गए हैं। इन दोनों ही पॉजिटिव क्वेश्चन के आंसर हैं, तो ये दोनों में से कोई एक होगा तो आप ब्राही या प्राकृत में से दोनों में से एक टिक करेंगे, ओके। केवल 2 अभिलेख है जो कि इसकी बात की जाए शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। मैंने आपको बताया शाहबाजगढ़ी की बात की जाए तो शाहबाजगढ़ी पेशावर ज़िले पाकिस्तान में स्थित है। इसके साथ मैंने बताया था मानसेरा जो है हज़ारा ज़िले में स्थित है। इसकी जो लिपि है वो ब्राही ना होकर कैसी है, खरोष्टी। तो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा की जो लिपि है वो कैसी है, खरोष्टी है। तक्षशिला में जो मिला है इस अभिलेख उसकी जो लिपि अरमेइक लिपि है। इसके साथ भग्न अभिलेख जिसका नाम जो शेरकुना नामक स्थान से यूनानी अरमेइक लिपियों में लिखा गया है। कौन सा अभिलेख, भग्न अभिलेख। इसके साथ साथ बात की जाए द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघुमान नामक स्थान से अरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये थी इम्पोर्टेंट, बड़ी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी लिपि क्या है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था। तो बात की जाए 74 क्वेश्चन की, तो 74 क्वेश्चन में देखिए पहला क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, संस्कृत, क्या लिखा है स्टूडेंट, संस्कृत लिखा हुआ है पहले में। और बी में क्या लिखा है, पाली। और सी में क्या लिखा है, ब्राही। और डी में लिखा है प्राकृत। तो अभी हमने पढ़ा था कि इनकी जो भाषा है
जो क्या है, ठीक है। 74 की राइट आंसर पे जाते हैं और समझते हैं राइट आंसर को। राइट आंसर जो है स्टूडेंट वो क्या है, सी। क्या स्टूडेंट, सी है, ठीक है। अशोक के शिलालेख की जो लिपि है वो कैसी है, ब्राही है, यानी कि सी 74 का राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए क्या कहा गया है। अशोक के समय जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो किस भाषा में है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, ज़्यादातर यानी कि बहुताया, मुख्यतः, ठीक है। अभिलेख किस भाषा में है। पहला लिखा है प्राकृत, बी में लिखा है पाली, बी में क्या लिखा है स्टूडेंट, पाली, और उसके बाद में लिखा हुआ है सी में खरोष्टी, और उसके बाद में डी में क्या लिखा हुआ, संस्कृत। तो यहाँ पे ज़्यादातर की बात पूछी गई है, बहुतायत की बात पूछी गई है, मुख्यतः बात की गई है। तो राइट आंसर पे मैंने आपको भी बताया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट, राइट आंसर होगा प्राकृत। क्या होगा स्टूडेंट, प्राकृत, यानी कि 75 का जो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए, यानी कि प्राकृत। अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो किस भाषा में, खरोष्टी में हैं। और अशोक के शिलालेखों की बात की जाए तो लिपि जो है क्या है, ब्राही है। दोबारा देखेंगे, अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो क्या है स्टूडेंट, ब्राही है। अशोक के जो ज़्यादातर शिलालेख की बात की जाए तो वो कौन सी लिपि में है, प्राकृत लिपि में है। तो ये क्वेश्चन का पूछने का थोड़ा सा भी जो तरीका है, डिफरेंस है, जो वो थोड़ा सा भी डिफरेंस होने के साथ साथ क्वेश्चन के आंसर भी जो हैं अपने आप में डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होता है कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को समझते हैं। 76 में क्या कहा गया है, आपको देखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया ध्यान के साथ, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर ज़्यादा होता है और कई बार हम इस तरह से रॉन्ग क्वेश्चन को टिक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे, देखिए ये देखा नहीं हमने भी। क्वेश्चन नंबर 76 क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे एक बार। अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। देखिए रानी का अभिलेख, दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन को। अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 76 की बात करते हैं, उसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। रानी के अभिलेख, अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, धौली, बी में क्या है, कौशाम्बी, सी में है मास्की, और डी में क्या है, गुर्जरा। आपको ध्यान है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि राइट आंसर पे आते हैं, समझते हैं राइट आंसर को, कि मैंने आपको पढ़ाया था रानी का अभिलेख, कौन सा स्टूडेंट, रानी का अभिलेख। तो रानी का अभिलेख जिसका नाम है वो क्या है, कौशाम्बी। क्या स्टूडेंट, कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ लेंगे। कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख, क्या स्टूडेंट, लघु स्तंभ लेख अशोक की रानी जिनका नाम था कारुवाकी, क्या नाम था, कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्यों, इनकी जो पत्नी थी कारुवाकी, उन्होंने इस स्तंभ को, जो लघु स्तंभ लेख है, उसको दान में दिया था, इसलिए उसको कहा जाता है रानी का अभिलेख। इसी में उनके जो पुत्र थे, किसमें, इसी में उसके एकमात्र पुत्र अभिलेखों में तीवर का भी उल्लेख है। अशोक के जो पुत्र थे, कारुवती से जो उत्पन्न पुत्र हुए थे जिनका नाम क्या था, तीवर। तीवर जो है उनके जो पुत्र हैं अशोक के, कारुवाकी से जो उत्पन्न है, तीवर का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 को दोबारा से एक बार देखेंगे कि अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो कौशाम्बी के एक लघु स्तंभ लेख है जिसमें अशोक की रानी जिनका नाम था कारुवाकी द्वारा दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है, इसी के कारण इसको कहा जाता है रानी का अभिलेख। अब रानी जो कारुवती थी उनके पुत्र, एकमात्र पुत्र थे जिनका नाम था तीवर, क्या नाम था स्टूडेंट, तीवर था, उनका भी उल्लेख इसी ही स्तंभ लेख यानी कि कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में मिलता है, और इसी को ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 की सीरीज जो है कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को। 77 में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा गया है। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 76 की बात की जाए तो इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे एक बार। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, देखिए एक बार 76 की एक्सप्लेनेशन देखिए एक बार। सांची और सारनाथ, क्या लिखा स्टूडेंट, सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों
को संघ भेद रोकने का आदेश देते हैं। सांची और सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लोग जिनका जो धर्म होता था, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कुछ लोग नियुक्त किए थे, इनको धर्म महापात्र कहा गया था। और धर्म महापात्र वही लोग नियुक्त किए जाते थे जो किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए कोई भी आर्थिक उनको सहायता दी जाए तो वो कैसे नहीं हुआ करते थे, उनको किसी तरह का लालच नहीं हुआ करता था और वो एक ही धर्म पर ही रहा करते थे। ठीक है, तो उनको महापात्र मैंने बताया था आपको, इन्होंने नियुक्त किए थे। तो उन महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए, यानी संघ में जो भेद हो रहे थे उनको रोकने के लिए आदेश दिया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। तो ये बात किसमें बताई गई है? सांची और सारनाथ के लघु स्तंभ में। आगे देखिए, मौर्य काल में महास्थान क्षेत्र, जिसको क्या कहा गया? पुरंदर नगर। क्या कहा गया? पुरंदर नगर क्षेत्र कहा जाता है। अभिलेख में इस क्षेत्र में महामात्रों द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता करने का भी उल्लेख है। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा? कारुबाकी जो इनकी पत्नी थी, उनके पुत्र जिनका नाम क्या था स्टूडेंट? अभी हमने पढ़ा था तीवर। क्या पढ़ा था हमने नाम? तीवर कारुबाकी के पुत्र थे एकमात्र, जिनका नाम था तीवर। तो उसका उल्लेख मिला। इसके साथ साथ किसका उल्लेख मिला? महापात्रों को अशोक ने ये क्या बोलते हैं, चेतावनी दी, ये आदेश दिया कि संघ के भेद को वो रोकें, जो संघ में भेद उनको रोकें। इसके साथ मौर्य काल में महास्थान क्षेत्र, जिसको कहा गया पुरंदर नगर क्षेत्र कहलाता था। अभिलेख में इस क्षेत्र में महापात्रों द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता का भी उल्लेख मिलता है। किसमें स्टूडेंट? सांची और सारनाथ के स्तंभलेख में, लघु स्तंभलेख में। ओके, प्राप्त अभिलेखों में सहोगौरव ताम्रलेख प्रथम ताम्र अभिलेख हैं। इसमें भी अकाल के समय अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन है। तो देखिए दोबारा से इसकी एक्सप्लेनेशन को क्या लिखा हुआ? सांची और सारनाथ। क्या लिखा है स्टूडेंट? सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्र जो थे, जो धर्म के उपदेश दिया करते थे, जो धार्मिक लोग, वे लोग जो धर्म को जिनको जो धर्म दिया हुआ गया था, बौद्ध धर्म जो उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था, किसी के बहकावे में ना आकर के या आर्थिक लालच वगैरह के द्वारा अपना धर्म ना परिवर्तन करें, उनको कहा गया था धर्म महामात्र। तो महामात्रों को आदेश दिया था, किसका काय का आदेश दिया था? कि संघ में जो भेद हो रहा है उनको रोका जाए। ये बात किसने बोली थी? अशोक ने बोली थी। किसमें बोली थी? लघु स्तंभ लेख। तो लघु स्तंभ लेख कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? सांची और सारनाथ में। मौर्य काल में महास्थान क्षेत्र, जिसका नाम था पुरंदर नगर। क्या नाम था स्टूडेंट? पुरंदर नगर क्षेत्र कहलाता था। मौर्य काल का महास्थान क्षेत्र पुरंदर नगर क्षेत्र कहलाता था। अभिलेख में इस क्षेत्र में महामात्रों द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता करने का भी उल्लेख मिलता है। और हमने पढ़ा था इससे पहले कि कारुबाकी जो इनके पत्नी थी अशोक की, उन्होंने ये जो है दान में दे दिया था लघु स्तंभ लेख। ठीक है, कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख। इसी के कारण उनको क्या कहा गया था? रानी का स्तंभ लेख कहा गया था। इसके साथ उनके एकमात्र पुत्र थे जिनका नाम था तीवर, उसका भी उल्लेख मिलता था कौशाम्बी के इस लघु स्तंभ लेख में। और ये सांची और सारनाथ का लघु स्तंभ लेख की बात की गई है। प्राप्त अभिलेखों में 100 गोरा ताम्रलेख प्रथम ताम्र अभिलेख हैं। इसमें अकाल के समय अनाज वितरण की भी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के आंसर को। देखिए 77 को पढ़ेंगे। अशोक का समकालीन सीरिया और पश्चिमी एशिया का शासक कौन था? सीरिया और पश्चिमी एरिया का शासक कौन था? मैंने आपको बताया था कि अशोक के जो पिता, जिनका नाम क्या था? बिंदुसार। क्या नाम था स्टूडेंट? अशोक के जो पिता थे उनका नाम क्या था? बिंदुसार। तो बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता था, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। यदि आपको ध्यान हो, मैंने आपको पढ़ा था अमित्र घात। और इनके जो है विदेशी जो संबंध थे बड़े ही मधुर थे। अमित्र घात यानी कि शत्रुओं, इनका अन्य नाम था शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला किसे कहा गया था? अमित्र घात। और अमित्र घात कौन थे? अशोक के पिता, जिनका नाम था बिंदुसार। मैंने आपको बताया था कि इनके टाइम के जो मैत्री संबंध थे विदेशों से बड़े ही अच्छे थे। इसी के कारण इन्होंने जो सीरिया के शासक, जिनका नाम मैंने आपको बताया था एंटियोकस,
सीरिया के शासक मैंने आपको बताया था एंटियोकस। चलिए कोई बात नहीं, इसके हम पहले एक्सप्लेनेशन बाद में, पहले ऑप्शन पढ़ लेंगे। अशोक का समकालीन सीरिया और पश्चिमी एशिया का जो शासक था वो कौन था? पहला क्या था? ए में क्या लिखा हुआ? अलेक्जेंडर। बी में लिखा अंतियोकस। बी में लिखा अंतियोकस। सी में लिखा मगस। और डी में लिखा है टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। क्या लिखा हुआ? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो राइट आंसर पे आते हैं। राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा? किसकी बात की गई? 77 क्वेश्चन की। तो राइट आंसर इसका होगा, बताइए क्या होगा? मैंने आपको इसका आंसर बता भी दिया है अभी, अगर आपने थोड़ा सा भी केयरफुल तरीके से पढ़ा होगा तो। 77 के राइट आंसर की बात करें तो 77 का राइट आंसर स्टूडेंट क्या है? बी। यहाँ पे लिखा हुआ एंटियोकस, लेकिन इसको एंटियोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटियोकस। क्या होता है, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है। एंटियोकस एंटियोकस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि कई बार मान लीजिए हमने घर पे अपने पढ़ाई की एंटियोकस एंटियोकस एंटियोकस, लेकिन एग्जाम में वहाँ पे क्या होता है, मिसप्रिंट हो जाता है कई बार थोड़ा सा, तो बोर्ड के द्वारा, तो वहाँ पे लिखा हुआ एंटियोकस, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको दोनों चीज़ नाम ध्यान रखना कि एंटियोकस को एंटियोकस भी बोल सकते हैं। ये इस तरह से हिंदी को इंग्लिश वर्ड में जब कन्वर्सेशन होता है तो इस तरीके से मिस्टेक होने के थोड़े चांसेस रहते हैं, मिसप्रिंट होने के। तो 77 की बात कीजिए तो 77 इसका जो राइट आंसर हुआ क्या हुआ? बी। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को समझ लेंगे। तो हमने समझा किसके बारे में? अमित्रघात, जो कि अशोक के पुत्र थे बिंदुसार, उनको कहा जाता था अमित्रघात। अमित्रघात का जो मीन था स्टूडेंट क्या था? शत्रुओं का नाश करने वाला। क्या था स्टूडेंट? शत्रुओं का नाश करने वाला था अमित्रघात। ठीक है, इसके साथ साथ एक बार मैं इस चीज़ को डिफाइन कर देती हूँ। देखिए एक बार आपको ध्यान हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि बिंदुसार के समय जो उनके मैत्री संबंध थे विदेशों से बड़े ही अच्छे थे। तो बिंदुसार के समय मैंने आपको पढ़ाया था एक सीरिया का शासक था। सीरिया का शासक, सीरिया का शासक था। तो सीरिया के शासक जो था उसका नाम क्या था? आपको ध्यान होगा, बताइए। आप भी कोशिश करिए, बाकी मैं साथ साथ बताने की कोशिश भी कर रही हूँ आपको ध्यान होगा। एंटियोकस। सीरिया का जो शासक था स्टूडेंट, उसका नाम क्या था? एंटियोकस था। ठीक है, मैंने आपको बताया था एंटियोकस जो था, तो आपको पढ़ाया था मैंने सूखी अंजीर और अंगूरी शराब और दार्शनिक जो बताया था मैंने, भेजने की बात कही गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो इन्होंने कोई दार्शनिक नहीं भेजा था। किसने नहीं भेजा था? सीरिया के शासक ने। ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ था, एक मिस्र के शासक थे, इन्होंने दार्शनिक नहीं भेजा था, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि मिस्र के एक शासक थे। कौन थे स्टूडेंट? मिस्र के शासक थे। मिस्र के शासक, मिस्र के शासक थे। मिस्र के शासक, उनका जो नाम था वो क्या था? टॉलमी। मिस्र के शासक थे, उनका नाम क्या था स्टूडेंट? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। अगर आपको ध्यान हो, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस में, बस ऐसे इधर ही फिलाडे, ठीक है, फिलाडेल्फस उनका नाम था। तो उन्होंने एक राजदूत भेजा था बिंदुसार के टाइम पीरियड में, आपको ध्यान हो तो उसका नाम क्या था? बताइए उसका नाम क्या था, आपको ध्यान हो तो? डायनोसिस। क्या स्टूडेंट? डायनोसिस। और इन्होंने भेजा था एंटियोकस ने डायमेकस। डायमेकस क्या भेजा था? डायमेकस भेजा था। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस भेजा था और मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस भेजा था। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन के भी समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन भी क्या कहा गया है। देखिए एक बार, जो सीरिया के शासक थे उनसे भी बिंदुसार ने एक शासक मांगा था, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर अपना जो राजदूत था वो नहीं भेजा था। लेकिन बाद में इन्होंने एक राजदूत भेजा था, उसका नाम था डायमेकस। डायमेकस नाम था। इसके बाद मिस्र के जो शासक थे जिनके विदेशों से संबंध बड़े ही अच्छे थे, मिस्र के शासक जो थे उनका नाम था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने क्या भेजा था? तो डायनोसिस नामक एक राजदूत को भेजा था मौर्य साम्राज्य में। और उस टाइम मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे वो कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार के टाइम पीरियड की बात करें उनके शासनकाल की, तो उनका शासनकाल कब तक रहा? देखिए पेन में चलाने की कोशिश करती हूँ मैं, कभी चलता नहीं है। देखिए एक बार, 298 से लेकर के 273 ईसा BC तक रहा। ठीक है, 273 BC तक इसका
टाइम पीरियड है, शासनकाल है, ये बिंदुसार का शासनकाल है। ठीक है, एक बार इसके एक्सप्लेनेशन में भी जाते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार 77 की एक्सप्लेनेशन को, और देखिए क्या कहा गया है 77 की एक्सप्लेनेशन। देखिए एक बार, मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है। ओफो, ये वाइट कलर पता नहीं क्यों जाता है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक जो हैं, रुक जाइए भाई ज़रा, ये पेन क्यों दिक्कत करने लगा। देखिए एक बार, अशोक, देखिए स्टूडेंट, अशोक, रुक जाइए भाई थोड़ा सा पेन को देख लेते हैं एक बार। अशोक के 5 यवन, अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ, 5 राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें कौन से थे? एंटिओकस, जिनको एंटिओकस सेकंड भी कहा जाता था, वो क्या थे? सीरिया के शासक थे। इसके साथ साथ जिनको कहा जाता तुर्मै या फिर तुर्माय कहा जाए, जिनका नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था? टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जो क्या थे? मिस्र के शासक थे। उसके बाद में क्या था? अंतनी या फिर एनिकिनी, या फिर इनको कहा गया था एंटिओगस। क्या कहा गया था? एंटिओगस गोंतास। ये क्या था? मैसिडोनिया या फिर मकदूनिया के राजा थे। मैसिडोनिया या फिर मकदूनिया के राजा थे। मास या फिर मेगारस, जो कि साइरिन का शासक था। अलकसुदर, अलेक्जेंडर, एपाइरस या फिर एपिरस का राजा था। ये सब क्या बताया गया? बिंदुसार के टाइम में जो है, सॉरी अशोक के 13वें शिलालेख की बात की गई, सॉरी बिंदुसार की नहीं, अशोक के यहाँ पे जितने भी जो टाइम के बिंदु, यानी कि इनके पिता के भी विदेशों से अच्छे संबंध थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे विदेशों से। इसके शासन के पुत्र जो थे, इनके भी विदेशों से अत्यधिक अच्छे संबंध थे। तो इनके जब एंटिओकस जो थे, इनके पिता के साथ इनके अच्छे संबंध थे, इसके साथ साथ अशोक के भी एंटिओकस के साथ संबंध अच्छे बन गए। ठीक है, उसके बाद में और भी शासक बताए गए हैं, जैसे टॉलमी फिलाडेल्फस, मिस्र के शासक के साथ इनके साथ राज्य के संबंध बन गए। जबकि बात की जाए एंटिओकस द्वितीय की या फिर फिलाडेल्फस मिस्र के राजा की बात की जाए, सीरिया के शासक, तो ये वही राजा हैं जिनके द्वारा, ये वही शासक हैं जिनमें इनके पिता जो थे, उनके भी अच्छे संबंध हुआ करते थे। इसके साथ साथ इन्होंने कई जगहों के इन्होंने राजाओं की बात की गई है, कही है जिसमें बताया गया इनके जो संबंध थे विदेशों से अच्छे थे। इसमें टॉलमी फिलाडेल्फस के बाद में अंतकीनी या फिर एंटकीनी की बात की गई है। ठीक है, एंटकीनी की बात की गई है। और इसके साथ साथ मैसिडोनिया, मकदूनिया के राजा और मेगारस की बात कही गई है। साइरिन के शासक अलकसुंदर की बात की गई, एलेक्जेंडर वगैरह की बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर और देखेंगे 78 के बारे में। अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण करवाया गया था। अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण किया गया था, अभी हमने पढ़ा था। और लोमर्शी के बारे में हमने पढ़ा था कि बराबर गुफाओं का किससे संबंधित कौन है? लोमर्शी गुफा और बराबर की पहाड़ी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे बहुत बड़ा है क्वेश्चन कि अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण करवाया गया था, तो किसके लिए करवाया गया था? पहले लिखा हुआ ब्राह्मणों के द्वारा, बी में लिखा हुआ बुद्धों के लिए सॉरी, और सी में लिखा जैनिज्म के लिए, जैनियों के लिए, और डी में लिखा आजीविकों के लिए। किसके लिए स्टूडेंट? आजीविकों के लिए। तो राइट आंसर की यदि बात की जाए तो हमने पढ़ा था अशोक द्वारा बराबर की जो गुफा है उसका जो निर्माण करवाया गया था, वो किसके लिए कहाँ करवाया गया था? ये मैंने आपको मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। वो क्या था स्टूडेंट? आजीविकों के लिए। किसके लिए स्टूडेंट? आजीविकों के लिए था। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर जो स्टूडेंट क्या है? डी है। ओके, इसके बाद में हमारे बचते हैं 2 क्वेश्चन। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन को भी समझते चलते हैं साथ के साथ। देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन को समझते चलते हैं। अशोक ने बराबर की पहाड़ी, जो कि मैंने आपको बताया था, बिहार में स्थित अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष क्रम से 2 गुफाओं, जिसमें मैंने आपको बताया था सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा, आजीवक संप्रदाय को दान में दी थी। और बराबर पहाड़ी जो है आधुनिक नाम जिसका रखा गया था, वो क्या रखा गया था? खलवितक पर्वत है। खलवितक पर्वत, इसका नाम क्या है? बराबर की पहाड़ी का वर्तमान समय में नाम खलवितक पर्वत है। दोबारा समझ लेंगे बस इसके एक्सप्लेनेशन को। देखिए दोबारा समझ लेंगे एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को। दोबारा देख लेंगे एक बार। देखिए
अशोक की बराबर की पहाड़ी जो कि वर्तमान समय बिहार में स्थित है, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में और 19 वर्ष कर्म से 2 गुफाओं जिसमें एक का नाम था सुदामा गुफा और दूसरा का नाम था कर्ण चौपार गुफा आजीवक संप्रदाय को दान में दे दी थी। बराबर पहाड़ी जिसका नाम था आधुनिक नाम इसका क्या है, खालवित पर्वत। खालवित पर्वत में ही बराबर की पहाड़ी जिसका वर्तमान समय में खालवित पर्वत नाम है। 78 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। देखिए 79 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अशोक ने लुम्बिनी, देखिए एक बार, अशोक ने लुम्बिनी नामक ग्राम के लिए भू राजस्व की दर क्या निश्चित की थी। अशोक ने भू राजस्व के लिए क्या दर निश्चित की थी, ठीक है ना। भूमि टैक्स के बारे में यहाँ पर बात की गई। पहले लिखा हुआ 1/2, 1/4 और बात की जाए आगे सी की तो लिखा हुआ है सी में, ओहो क्या हुआ ये, देखिए एक बार, देखिए 1/, अशोक ने भू राजस्व जो है पूछा गया भू राजस्व के बारे में। भू राजस्व की दर जो है क्या निश्चित की थी लुम्बिनी में, ठीक है ना। और आपको ध्यान हो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में बताया था आपको 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो वही वाला ये लुम्बिनी है, ओके। तो लुम्बिनी ग्राम के लिए भू राजस्व की दर क्या निश्चित की गई थी। भू राजस्व की दर क्या निश्चित की गई थी लुम्बिनी को, आपको ध्यान दिला दूँ एक बार। कौन संबंधित है, गौतम बुद्ध। इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 29 जब ईयर के थे, ये 29 ईयर ओल्ड थे, 29 साल के जब थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और उसी घर छोड़ने की अवस्था को क्या रहता था, महाभिनिष्क्रमण। 563 में जो रुक जाइए 563 ईसा पूर्व में का BC में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था, रिकॉर्ड करवा देते हैं साथ के साथ, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में, ठीक है। और लुम्बिनी नामक ग्राम जो वो कहाँ है, वो है नेपाल के तराई क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र में, जो आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है। आपका स्क्रीन शॉट ले लीजिए बेफिक्र होकर के। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था 29 वर्ष की अवस्था में, क्या स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध के बारे में कि इन्होंने जो है महज 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर त्याग दिया था, इन्होंने गृह त्याग दिया था। अब गृह त्याग की जो ये प्रक्रिया है इसको कहा गया था, बताइए क्या कहा गया था, आपको ध्यान होगा, क्या कहा गया था इसको बताइए। महाभिनिष्क्रमण, क्या कहा गया था स्टूडेंट, महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। और जब इनकी मृत्यु हो गई थी 563 में जन्म हुआ था और 499 में जो है इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो एक बार आप गूगल कर लीजिए मृत्यु के बारे में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है 499 था, ठीक है। तो 499 में जो इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनको जब मृत्यु जो हुई थी तो उसको कहा जाता है, यहाँ पर देखिए, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण का मीन्स क्या होता है, देखिए महापरिनिर्वाण की अगर बात की जाए तो महापरिनिर्वाण का मीन्स होता है जीवन का मृत्यु चक्र से मुक्ति, जीवन का मृत्यु चक्र से मुक्ति को क्या कहा जाता था, महापरिनिर्वाण कहा गया था। और जो इन्होंने गृह त्याग करा था तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया था, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जो मेरी जो डेथ है, ठीक है, मुझे थोड़ा माइंड में नहीं है तो आप इसको गूगल कर लीजिएगा एक बार, ओके।
देखिए जहाँ पे मुझे डाउट लगता है तो मैं आपको खुद ही बोलूँगा, गूगल कर लीजिए, बाकी मैं कोशिश यही करती हूँ आपको ठीक इन्फॉर्मेशन देने की। ओके, जो हमारा क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन आ रहे थे 78 पर, तो एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। हमने समझ लिया था क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर था वो क्या था स्टूडेंट, डी। अवजीविकों को अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण कराया गया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गया था क्वेश्चन नंबर 78, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 78। देखिए एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं एक बार। अशोक ने बराबर की पहाड़ी, जो कि बिहार में स्थित है, अपने राज्याभिषेक के, देखिए अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष क्रमशः 2 गुफाओं, इसमें क्या था, पहला सुदामा गुफा, दूसरा क्या था, कर्णचौपार गुफा, आजीवकों को, आजीवक संप्रदाय को जो है क्या कर दिया, उन्होंने दान में दे दिया था। बराबर की पहाड़ी, जिसका नाम बराबर की पहाड़ी, इसका आधुनिक नाम जो है खालवी तक है, भी हमने पढ़ा। इसके जो आगे और फैक्ट दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए, इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, इसको समझेंगे। 1889 में भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के लेखों का एक संग्रह है, जिसको कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडेकेरम में प्रकाशित किया गया है। आगे लिखा, पानगोरिया गुहा में अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। परिशिष्ट पर्वन मैंने आपको पढ़ाया था। और मुद्रा राक्षस किसने के द्वारा लिखी है, मुद्रा राक्षस जो है मैंने आपको पढ़ाया था विशाखा दत्त ने लिखी थी। विशाखा दत्त भी इनका नाम है कहीं कहीं पर। तो मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है कि मगध को विजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने परवर्तक नामक राजा से जो है सहायता ली थी। तो यहाँ पर अलग अलग व्यूज़ दिए हुए, लोगों के अलग अलग थॉट दी हुई हैं कि जिन लोगों ने, जो उनको जो लगा, उन लोगों ने अपनी बुक में, अपनी पुस्तकों में वो चीज़ वर्णित कर दी, अंकित कर दी, संकलित कर दी। ठीक है, एक बार इसके फैक्ट दोबारा से समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। देखिए एक बार, अशोक ने बराबर की पहाड़ी, जो वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है, बिहार में, अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष में क्रमशः 2 गुफाओं, जिसमें पहला क्या है, गुफा सुदामा गुफा, दूसरी है कर्णचौपार गुफा। ये जो गुफा है उनको आजीवक संप्रदाय को दान में दे दी थी। बराबर की जो पहाड़ी है उसका आधुनिक नाम जो है खालवतिक पर्वत है। ठीक है, उसके बाद में आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। 1889 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जो जन्मदाता, जिनको अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है, उन्होंने बताया कि अशोक के लेखों का जो एक संग्रह है वो किसमें संकलित है, कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नाम के एक संग्रह में जो है इनका लेख प्रकाशित है। पानगोरिया जो है, उन्होंने क्या कहा है, पानगोरिया गुहा लेख में अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। परिशिष्ट पर्वन और मुद्रा राक्षस जो है किसके द्वारा लिखी गई है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। उसमें उल्लेख मिलता है कि मगध को विजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने परवर्तक नामक राजा से जो है सहायता ली थी। ओके, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 79 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक ने लुम्बिनी नामक भू राजस्व की क्या दर निश्चित की थी, पहले लिखा हुआ 1/2 और बी में लिखा है 1/4 और 3 की बात करें तो लिखा हुआ है 1/6 और 1/6। देखिए एक बार, 1/6 और डी की बात की जाए तो लिखी हुई है 1/8। ठीक है, तो बात की जाए किसकी, अशोक के लुम्बिनी नामक ग्राम में भू राजस्व की दर की बात की जाए तो 79 का जो राइट आंसर होगा, आपको बताइए क्या होगा। राइट आंसर होगा 1/8 यानी कि 79 का राइट आंसर जो है क्या है, डी। ठीक है, एक बार इस फैक्ट को समझेंगे और देखेंगे 79 को। उसके बाद में बचता है हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा 79 को देखेंगे एक बार। देखिए एक बार, डी हो गया इसका आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन को एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए लिखा हुआ रोमन दई स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम में आए थे और यहीं पर ही गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी है, जो क्या है, नेपाल के तराई क्षेत्र में। उसने यहाँ धार्मिक कर जो था, धार्मिक कौन सा था स्टूडेंट, धार्मिक कर कौन सा था, बलि था, बलि को माफ़ कर दिया तथा भू राजस्व जो लैंड टैक्स हुआ करता था उसकी दर जो घटा करके
1/8 कर दी, यानी कि 1 का 8वां भाग कर दी। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहता है स्टूडेंट? आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। निगलीवा या फिर निगाली सागर स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया था। वहाँ कनक मुनि, कौन स्टूडेंट? कनक मुनि के स्तूप का उन्होंने क्या किया था? संवर्धन किया था, उसका उद्धार किया था। ठीक है, उसको बोल और उसके बाद में देखिए क्या लिखा आगे फैक्ट में, लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख पर अशोक की राज घोषणाएं खुदी हैं। अशोक की राज घोषणाएं कहाँ खुदी हैं? तो लघु स्तंभ लेखों पर खुदी। अभी हमने लघु स्तंभ पढ़ा था, कौन कौन सा? सांची और सारनाथ का लघु स्तंभ पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद में हमने कौन सा अभिलेख पढ़ा था? सोहगौरा ताम्र लेख पढ़ा था। ठीक है, अभिलेख। इसके साथ साथ हमने एक पढ़ा था लघु अभिलेख, लघु शिलालेख पढ़ा था, जिसमें कारुवती ने जो है दान में दिया था और उनके पुत्र जो है तीवर, उसका भी वर्णन था उसके अंदर। और हमने उसको क्या पढ़ा था? क्वेश्चन में था कि कौन सा जो स्तंभ लेख है उसको क्या कहा गया है? रानी का अभिलेख। क्या कहा गया था उसको? रानी का अभिलेख कहा गया था स्टूडेंट। के क्वेश्चन था कि अशोक के किस स्थान से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था कौशाम्बी में एक स्थित था, इसका नाम था लघु स्तंभ लेख। तो रानी कारुवती द्वारा दान में दिया गया था वो, इसी के कारण उसको रानी का अभिलेख कहा जाता था, कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख। और यहाँ पे किसकी बात की गई है? लघु शिलालेख की, और वो क्या था? लघु स्तंभ लेख। लघु शिलालेख में अशोक ने व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है, उनके व्यक्तिगत जीवन की, पर्सनली उनका लाइफ स्टाइल क्या था उसके बारे में पता चलता है। जबकि स्तंभ लेख में मुख्य रूप से धर्म प्रशासनिक बातों का उल्लेख मिलता है। जबकि मुख्य रूप से जो स्तंभ लेख है उसके बारे में किसके बारे में पता चलता है? धर्म और प्रशासनिक बातों के बारे में पता चलता है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन जो इसको दोबारा से समझ लेंगे। देखिए एक बार, रूपमंदई स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, इससे पहले हमने पढ़ा था राज्याभिषेक के 12वें वर्ष जो है वो बराबर की पहाड़ी जो कि बिहार में स्थित, हमने अभी पढ़ा था। और जो उन्होंने सुदामा नामक गुफा और कर्ण चौपा नामक की गुफा जो थी आजीवक जो थे आवर्जीवक संप्रदाय संबंधित, उनको आजीवकों को दान में दी थी। कब दे दी थी? अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष। और यहाँ पे राज्याभिषेक के 20वें वर्ष की बात थी, तो दोनों बात अपने आप में डिफरेंस हैं। तो आप इसको अच्छे से माइंड में सेट करेंगे इस चीज़ को, क्या डिफ्रेंशिएट के साथ। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम आए थे कौन? अशोक। और उन्होंने यहाँ पर धार्मिक कर जो लगा हुआ था बलि नामक, उसको माफ़ कर दिया और भूराजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दी, यानी कि 1 का 8वां भाग कर दी। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ निगलीवा। क्या लिखा स्टूडेंट? निगलीवा, या फिर जिसको क्या कहा जाता है? निगलीवा। ओहो, ये क्या हो गई? देखिए ये चीज़ बड़ी दिक्कत करती है। देखिए आगे लिखा हुआ है निगलीवा या फिर निगाली स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आए। वहाँ पर उन्होंने कनक मुनि के जो स्तूप था उसको क्या किया? उसका संवर्धन किया, उसको दोबारा से उसमें कार्य करवाया। ठीक है, लघु स्तंभ लेखों में अशोक की राज्य घोषणाएँ हैं। जो यहाँ पे क्या है? लघु स्तंभ लेख में उनकी क्या है? राज घोषणाएँ हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी कार्य जो थे उन्होंने स्तंभ लेखों पे लिखवाए थे। इसके साथ उन्होंने व्यक्तिगत जीवन के, पर्सनली जीवन की यदि बात की जाए तो उन्होंने लघु शिलालेख, जो पत्थर से बने हुए शिलालेख थे उनके ऊपर उन्होंने अपनी पर्सनली लाइफ स्टाइल के बारे में बताया। जो कि बात करें लघु स्तंभ लेख की, शॉर्ट जो पिलर जो हुआ करते थे, स्टोन के जो पिलर हुआ करते थे, उस पर इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन थे उनको उसके ऊपर क्या करवाया? उत्कीर्ण करवाया। इसके साथ साथ लघु शिलालेख उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल के बारे में बताया। तो शिलालेख स्तंभ लेख में क्या डिफरेंस है, आपको माइंड में सेट करना है। ठीक है, और जबकि स्तंभ लेख में देखिए लिखा हुआ इन्होंने धर्म और प्रशासनिक बातों के बारे में उल्लेख करवाया। ठीक है, आगे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 80 को। किसको स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 80 को समझेंगे और लिख देखिए इसमें 80 में क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहले लिखा हुआ पैतवाध्यक्ष। पैतवाध्यक्ष जो है क्या स्टूडेंट? पैतवाध्यक्ष। पैतवाध्यक्ष जो है प्रभारी होता था कहाँ का? पहले लिखा हुआ धार्मिक क्रियाकलापों का, तौलमान का, या फिर नौकाओं का, या फिर शिशु कल्याण का। तो बात की जाए पैतवाध्यक्ष की, तो पैतवाध्यक्ष जैसा कि आपको पता चला, सॉरी पैतवा कह रही, पौतवाध्यक्ष।
तो बात की जाए इसके राइट आंसर की 80 का, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, सॉरी क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 80 क्वेश्चन जो है एक बार दोबारा से इसको देखेंगे। पैतवा अध्यक्ष, क्या स्टूडेंट, पैतवा अध्यक्ष की बात की गई है। तो ये किसका अधिकारी था, दूसरे दोबारा देखेंगे, धार्मिक क्रियाकलापों का, या फिर माप तौल का, या फिर नौकाओं का, या फिर शिशु कल्याण का। तो राइट आंसर पे आते हैं 80, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका क्या है, बी, माप तौल का जो अधिकारी होता था उसको क्या बोलते थे, पैतवा अध्यक्ष बोला करते थे। इसके साथ साथ हमने लक्ष्मणवा अध्यक्ष पढ़ा था, जो कि किसका लोहो जो कार्य हुआ करता था उसका अध्यक्ष हुआ करता था। अलग अलग डिपार्टमेंट में कार्य करने वालों को जो मैंने आपको बताया था। मंत्रिमंडल जो थी इनकी, जिसको बोला जाता था आमात्य, ध्यान होगा आपको। मौर्य काल में आमात्य हुआ करता था, जो एक टाइप का क्या हुआ करता था, मंत्रिपरिषद हुआ करता था। और मंत्रियों को उनकी योग्यता के अनुसार हर तरीके का जो है डिपार्टमेंट दिया जाया करता था। जिस तरीके से वर्तमान समय में एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर, हर तरह के मिनिस्टर हैं। तो उस टाइम पर क्या करा था उनको, मिनिस्टर डिपार्टमेंट को आमात्य, ठीक है, मौर्य काल में। जैसे वर्तमान समय में क्या है, मिनिस्टर का डिपार्टमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद बोलते हैं, या फिर मंत्रिमंडल बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनके मुताबिक उनको क्या दिया जाता, डिपार्टमेंट दिया जाते थे। तो ये सब चीज़ें, जो पैतवा अध्यक्ष प्रभारी की बात की जाए तो ये मापतौल का ये क्या हुआ करता था, मिनिस्टर हुआ करता था, अध्यक्ष हुआ करता था। किसी भी तरीके की शिकायत हुआ करती थी मापतौल की, या भी कोई न्यू रूल रेगुलेशन हुआ करता था मापतौल से संबंधित, तो उसका अध्यक्ष कौन था, पैतवा अध्यक्ष। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही 10 क्वेश्चन की सीरीज़ होती है यहाँ पे कंप्लीट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू नॉलेज के साथ। तब तक के लिए, सो दैट इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप you guys doing well till then. Take care and bye bye. God bless you all. Thank you for watching and subscribe me and feedback me.